हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा, जिसे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। हिंदी मीडियम के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूपी बोर्ड के लिए, तो एक एक पॉइंट समझना। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको चुंबकीय फ्लक्स और प्रेरण का चैप्टर क्लियर है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का कांसेप्ट आपको पढ़ना है, जिसके लिए चुंबकीय फ्लक्स आना चाहिए, लेंज लॉ वगैरह आना चाहिए, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो सबसे पहले इसी की डेफिनेशन की बात करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है, किसे कहते हैं? देखो, धारा वर्ड आपको पता है, करंट क्या होता है, जिसमें आवेश पर सेकंड, है ना। तो प्रत्यावर्ती को अगर मैं तोड़ूं तो मुझे समझ में आ रहा है प्रति प्लस आवर्ती मीन ऑल्टरनेटिंग करंट। ऐसी करंट या ऐसी धारा जो अपने दिशा और परिमाण को समय के साथ चेंज करती रहती है, उसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। समझ में आ गया? अच्छा, आपने डिस्ट धारा नाम सुना होगा, जिसको आप डीसी बोलते हो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसी। डिस्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट, जिसकी दिशा चेंज नहीं होती है, परिमाण तो चेंज हो सकता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, जो समय के साथ अपने मैग्नीट्यूड मीन परिमाण और डायरेक्शन मीन दिशा दोनों को चेंज करती रहती है, उसको आप कहते हो प्रत्यावर्ती धारा। अच्छा, इसके लिए आप इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे, तो चीजें बहुत ध्यान से समझना, न्यूमेरिक चैप्टर है, एक एक चीज समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको चुंबकीय फ्लक्स क्लियर है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? फाई इक्वल बी डॉट टी, ये हमने पढ़ा हुआ है। मान लो कोई प्रत्यावर्ती धारा है जिसके लिए हमें चुंबकीय फ्लक्स का पता होना बहुत जरूरी है। अच्छा, बी डॉट ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, तो बी ए कॉस थीटा आ गया। वह थीटा इक्वल क्या होता है? ओमेगा टी, ये भी हम लोग पढ़ रखा है। तो हमारे पास फाई इक्वल क्या आ गया? बी ए कॉस ओमेगा टी। फ्लक्स ये हमें पता होता है। अभी मैंने प्रत्यावर्ती पे मैं दोबारा लौट के आऊंगा, लेकिन पहले ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो फाई इक्वल हमने क्या पढ़ लिया? बी ए कॉस ओमेगा टी। अच्छा, फैराडे ने क्या बताया था हमें? फैराडे के अनुसार हमें क्या पता है? फैराडे के अनुसार हम जानते हैं E इक्वल माइनस एन डी पाई बाई डी टी। ये फैराडे का नियम कहता है E इक्वल माइनस एन डी पाई बाई डी टी। वैल्यू पुट करो, तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो E मतलब क्या है? ईएमएफ, जिसको आप प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हो, माइनस एन डी बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी। ये सीधा अवकलन होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस एन बी ए दोनों कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का अवकलन या डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी चेन रूल से ओमेगा आ जाएगा, तो ये माइनस और माइनस प्लस बना देगा, ओमेगा बाहर जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज की इक्वेशन होती है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि एन बी ए ओमेगा ई नॉट है, मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे ज्यादा पीक वैल्यू जिसको आप बोलते हो, तो उस हिसाब से E इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा? E नॉट साइन ओमेगा टी। करेक्ट, वोल्टेज की इक्वेशन आ गई। तो अगर मैं धारा के लिए समीकरण निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है मीन अल्टरनेटिंग की जो इक्वेशन आती है, वो क्या आती है? I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी। या वोल्टेज के लिए आप निकालते हो E इक्वल E नॉट साइन ओमेगा टी। देखो, साइन वेव है, अगर ये साइन की वेव बन रही है तो इसका मतलब क्या हुआ है? 11th क्लास में आपने सरल आवर्त गति पढ़ी थी। साइन वेव या कॉस वेव के जब हम इक्वेशंस बनाते हैं तो उनमें किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हो, वो चीज यहां पे देखी जाएगी। अगर मैं I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी के लिए मैं ग्राफ बनाने जाऊं, पहले वर्ड आप नोट कर लीजिए, I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी। आज के बाद आपसे कोई भी प्रत्यावर्ती धारा के लिए इक्वेशन पूछता है तो क्या बताओगे? I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज के लिए क्या बताओगे? E इक्वल E नॉट साइन ओमेगा टी। यहां तक की बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा लग रहा है भाई।
देखो मैं हिंदी के साथ साथ बेटा आप लोगों को इंग्लिश के भी वर्ड्स बताता चलूंगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं देखूं I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी है मेरे पास, ये करंट की इक्वेशन है, ठीक है, मीन धारा की इक्वेशन है। तो इसके लिए मैंने सोचा ग्राफ बनाए। ओमेगा इक्वल आपने क्या पढ़ रखा, बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, 2 पाई अपॉन टी। टी क्या होता है, टाइम पीरियड जिसको बोलते हो। तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो तो आई इक्वल आ जाएगा आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, ठीक है। इक्वेशंस बनानी शुरू करो। देखो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ग्राफिकल इसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो टी और आई, सोचो थोड़ी देर के लिए कि ये करंट ऐसे चल रही है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई एक कॉइल है, कुंडली है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में मैंने घुमाया। चुंबकीय क्षेत्र में जब तुम घुमाते हो तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, तो किस तरीके से बढ़ेगा आपको वो समझना है। ये आई है, इसकी ये सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, जिसको आप आई नॉट बोलोगे, हो सकता है माइनस का भी आई नॉट नीचे चला जाए। ये टाइम के साथ आप ग्राफ प्लॉट करो। ये सपोज करो t/4 है, ये t/2 है, ये 3t/4 है और ये t है। एक पूरे समय के लिए एक साइकिल के लिए। तो अगर मैं t की वैल्यूज पुट करूं 0, t/4, t/2, 3t/4 और t, तो वैल्यूज क्या क्या आएंगी। यहां पे टाइम की वैल्यू 0 पुट करो तो i इक्वल क्या आया, आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू 0। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। करंट कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अच्छा ये कितने पे था, एट t इक्वल 0 पे। अब मैंने सोचा एट t इक्वल t/4 पे देखता हूं। अगर t/4 पे जाता हूं तो करंट क्या आएगी, धारा क्या आएगी हमारे पास, आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू t/4। टी से टी कट गया, साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। आई नॉट आ गया। इसी प्रकार जब तुम t/2 देखोगे तो 0 आएगा, इसे देखोगे तो माइनस आई नॉट आएगा और इसे देखोगे तो 0 आएगा। मेन वैल्यूज इस हिसाब से आई। तो देखो 0 पे धारा कितनी है, 0। t/4 पे कितनी है, आई नॉट। t/2 पे कितनी है, 0। 3t/4 पे कितनी है, माइनस आई नॉट। और t पे कितनी है, 0। आप इसको इस तरीके से बनाओ तो ये क्या आ गई आपके पास, ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए एक ग्राफ आ गया कि इस तरीके से आपकी प्रत्यावर्ती धारा चलती है। तो अल्टरनेटिंग करंट हम जब भी एक्सप्लेन करेंगे तो आप इस ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहां तक की बात प्रॉपर समझ में आ रही है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितना मिला हमारे पास, E इक्वल E नॉट साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती धारा कितनी मिली हमारे पास, I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इनको बेटा नोट करो, फिर मैं आगे चीजें बताऊं। कुछ इससे रिलेटेड डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन अगर इससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं तो छोटे छोटे पॉइंट हो सकता हो तो तुमने 9th में पढ़ा हो, 10th में पढ़ा हो, तो मैं अब इससे परिभाषाएं आपको बतानी शुरू करूंगा। तो अगर मैं परिभाषाएं बताता हूं रिलेटेड है इससे, सबसे पहली आवर्तकाल। आवर्तकाल को कहते हैं टाइम पीरियड। क्या होता है टाइम पीरियड, प्रत्यावर्ती धारा को एक वाइब्रेशन में, एक साइकिल में चलने में जितना समय लगता है वो आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। एक साइकिल चलने में जितना समय लगता है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। अच्छा समय इक्वल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो टाइम इक्वल आप पढ़ोगे 2 पाई अपॉन ओमेगा, एंगुलर स्पीड, ठीक है। आया कहां से, 2 पाई, पाई ऊपर गया, पाई नीचे आया, तो पाई प्लस पाई 2 पाई हो गया, और कोणीय वेग होगा क्योंकि कोण से चल रही है। अच्छा दूसरी हम पढ़ते हैं आवृत्ति। आवृत्ति को आप कहते हो फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखता हूं क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में जितनी साइकिल्स कवर करती है कोई एसी, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा,
एक सेकंड में जितनी साइकिल्स चली जाती हैं उनको आवृत्ति कहते हैं, इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यू इक्वल होता है 1/, आवर्तकाल। ये तो पढ़ा है आपने, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी पर सेकंड या हर्ट्ज। हर्ट्ज साइंटिस्ट थे, समझ लो आराम से। तो हर्ट्ज जो साइंटिस्ट थे, तो न्यू इक्वल आपने क्या पढ़ लिया बेटा? 1/, टाइम पीरियड पढ़ लिया। क्लियर बात? अच्छा, आवर्तकाल समझ में आ गया, आवृत्ति समझ में आ गई। एक होती है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, महत्तम मान। महत्तम मान क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा की एक तरफ सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट वन साइड। एक साइड में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं पीक वैल्यू, महत्तम मान। इसको आई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक? अरे इसको ऐसे समझ सकते हो, गांव में झूला झूलते हो ना, तो झूला वो डाल में रस्सी डाल के, तो ये अगर मीन पोजीशन ऐसे एक साइड तुम जितना जाते हो, तो मीन पोजीशन से ये जा रही चीज, इसको आयाम बोलते थे। तो आयाम को ही यहाँ पे हम महत्तम मान बोलेंगे और इसको आई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई। एक और छोटी सी आप बात पढ़ोगे, जिसको आप बोलोगे कला। कला मतलब फेस, वो कला नहीं जो घर में कहते हैं कौन सी कला दिखा रहे हो है। अच्छा, कला या फेस क्या होता है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी भौतिक राशि जो प्रत्यावर्ती धारा को किसी भी समय उसकी पोजीशन, उसकी दिशा, उसका मान सब कुछ बताए, उसको आप कहते हो कला। मीन एक ऐसी भौतिक राशि जो प्रत्यावर्ती धारा को किसी भी समय उसकी पोजीशन, उसकी दिशा, उसका मान, ये सब बताती है, उसको आप क्या कहते हो बेटा? कला कहते हो। सपोज करो हम यहाँ पे ये पाई एंगल बन रहा है, इसको पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा की इक्वेशन आ जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। ये जरूरत पड़ने पे आपको बताया जाएगा कहां पे प्लस लगेगा, कहां पे माइनस लगेगा, क्योंकि ये एक एंगल की बात है, कोण की बात है, इसलिए हमने इसको कोण में जोड़ाया घटाया। नीचे और ऊपर डिपेंड करेगा हमें करना कहां से। ठीक है? ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई। अब हम इनके औसत मान निकालेंगे। आज बेटा मैं आप लोगों को औसत मान, वर्ग मान, दशमलव मान, ये सारी बातें समझा दूंगा। तो औसत मान इनका पता करते हैं। औसत मान बोले या हम इसको बोलते हैं मीन वैल्यू, एसी की। अच्छा, एसी की अगर आप मीन वैल्यू बोलते हो तो आधे साइकिल के लिए और पूरी साइकिल के लिए। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पूरी साइकिल के लिए। ठीक? एक पूरी साइकिल के लिए क्या बोलोगे? अच्छा, आप समझो, हो सकता है कुछ बातें ना बताऊं, ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट पढ़ा रहा हूं। किसी भी करंट का एवरेज निकाल, एवरेज मतलब औसत। औसत निकालने के लिए हम करते क्या है? अब क्योंकि आप लोग 12th में पढ़ो तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कंप्लीट करना। पूरी साइकिल का मतलब क्या हुआ? यहां से चले, ऐसे चले और ऐसे आ गए, ये आपका टाइम पीरियड है, ये 0 है। तो ये 0 से लेके पूरे आवर्तकाल के लिए हमें औसत चाहिए। पूरे आवर्तकाल के लिए चाहिए मतलब पूरी साइकिल के लिए चाहिए, आधे आवर्तकाल के लिए चाहिए होता तो हम आधी साइकिल के लिए निकालते हैं। ठीक? ये इसका महत्तम मान आई नॉट होगा, ये माइनस का आई नॉट हमने मान लिया। तो कैसे निकालते हैं एवरेज, आपको समझ आना चाहिए। 0 से जितने समय के लिए चाहिए उसके बीच का करंट का समाकलन अपॉन उसी समय का यहां पे, ये आपको फार्मूला याद रखना है। जितने टाइम के लिए भी एवरेज चाहिए होगा, ये औसत निकालने का फार्मूला होता है। 0 से उस समय के बीच में जो भौतिक राशि है उसका समय के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, यहां पे 0 से t समय का समाकलन। तो हमें कहां के लिए चाहिए? कंप्लीट साइकिल के लिए चाहिए। तो सीधा सीधा ये फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम जानते हैं, क्या जानते हो? हम जानते हैं I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी।
आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी आपको पता है। पूरी साइकिल के लिए आपको एवरेज वैल्यू चाहिए, पूरी साइकिल में ये अगर आधी बोलता तो मैं ये बोलता t/2, t/2 बोलता तो हाफ साइकिल होती, मीन आधी साइकिल होती। पूरी साइकिल अगर मैं बोल रहा हूं तो 0 से t होगा। तो आई एवरेज अगर मैं निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा मैं, 0 से t आई dt अपॉन 0 से t dt। मजा आ रहा है ना, बता देना भाई। अच्छा, आई एवरेज इक्वल 0 से t, आई की वैल्यू पुट करो आई नॉट साइन ओमेगा टी। टेस्ट बेटा तुम होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, 0 से t dt। चलो भाई इंटीग्रेट कराओ। आई नॉट तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है, माइनस cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। पाया वाले बच्चों मैथ वाले शब्द थोड़ा सा मिल लेना। 0 क्या है आपकी लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू t, dt का t अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो वैल्यू पुट करो माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा। ये तो देखो बेटा हो जाएगा t माइनस 0, यहां पे पहले t की जगह t फिर 0 है ना, तो cos ओमेगा t माइनस cos 0, ये आप सीधे सीधे डिफरेंशिएशन करते हो। अब एक काम करो, जहां आपको t दिख रहा है इस t की जगह अभी मैंने पढ़ाया है 2 पाई अपॉन ओमेगा, बताया है। जहां जहां कैपिटल टी दिखे बड़ा वाला आवर्तकाल वाला, छोटा वाला नहीं आवर्तकाल वाला जो टी दिखे, वहां पे आप लिख दोगे 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा, cos ओमेगा इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस cos 0 तो 1 होता है, cos 0 के लिए तो 1 होती है ना, ये इससे कटेगा इससे कटेगा, माइनस आई नॉट cos 2 पाई कितना होता है, cos 360 1 होता है, माइनस 1 अपॉन 2 पाई, एक में एक चला गया तो आई एवरेज कितना आ गया 0। तो कंप्लीट साइकिल के लिए आई एवरेज कितना होता है 0 होता है। रटो, कंप्लीट साइकिल के लिए आई एवरेज कितना होता है 0 होता है। ये तो रही मैथ की बात। अब आपका मन नहीं है मान लो तो भूल जाओ, ऐसे समझो एक साइकिल पूरी ऐसे बनती है, तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी, सही बात है। ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब एक बाप के दो बेटे, एक ने 500 कमा के दिए, दूसरे ने क्या करे 500 खर्च कर दिए, बाप पे कितना आया 0। तो जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है अल्टरनेटिंग करंट है, आधी साइकिल प्लस में चलती है आधी माइनस में चलती है, जिसकी वजह से ओवरऑल वैल्यू उसका औसत क्या हो जाता है 0 हो जाता है। सचिन तेंदुलकर है, एक में 100 रन बनाने, दूसरे में 0 बनाए या माइनस के 100 बनाने, तो एवरेज तुमका 0 बैठेगा ना, वही चीज। अच्छा अब तुम सोच रहे हो माइनस में कैसे बनाएंगे, बेटा उदाहरण का कुछ नहीं था। तो आई एवरेज क्या आ गया 0, क्लियर। अच्छा पूरी साइकिल की तो बात हमने कर ली, अब करते हैं आधी साइकिल की बात। तो नोट कर लो इसको, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया करना, ठीक। चलो अब आधी साइकिल के लिए बेटा ने एवरेज का फॉर्मूला याद कर लेना, जीवन में बहुत काम आएगा। अच्छा अब हम लोग बात करेंगे हाफ साइकिल के लिए। तो फॉर हाफ साइकिल हाफ लिख दो भाई आधी की जगह, इतना तो आता है यार, यूपी बोर्ड से तो हम भी रहे। अच्छा हाफ साइकिल के लिए हम बात करते हो तो यहां तक 0 से t/2 तक में कितनी चाहिए, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास मां है ना। क्या करो किसी किसी पे नहीं है, चलो I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई एवरेज चाहिए हाफ साइकिल के लिए, तो 0 से t/2 आई dt, 0 से t/2 dt। कुछ नहीं करना, पिछला जो समीकरण तुमने सॉल्व किया है ना, तो उसी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को यहां पे भी सॉल्व करना है। अच्छा तो वैल्यूज पुट करके शुरू करो। आई एवरेज इक्वल 0 से t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी, पिछला ही कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, 0 से t/2 dt इंटीग्रेट कर दो। आई नॉट का आई नॉट साइन ओमेगा टी का माइनस cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा t/2 से 0, ये t
t/2 से 0, ठीक है। माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा, देखो बेटा यहां पे वैल्यू पुट करोगे t की जगह t/2 माइनस 0, यहां क्या पुट करोगे cos ओमेगा इंटू t/2 माइनस cos 0, सही है, ये 0 खत्म। माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू t/2। अब एक काम करो यार, तो वही जो पिछले वाली बात कर रहे थे, t की जगह 2 पाई बाई ओमेगा पुट कर दो, t की जगह क्या पुट कर दो 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा पुट कर दिया और एक 2 अपनी जगह था, ये 0 था तो मैंने कहा चलो भाई दोबारा का हो गया। यहाँ cos पे आओ ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा इंटू ये 2 था, cos 0 1 होता है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आई एवरेज हमारे पास क्या बचा माइनस आई नॉट अपॉन पाई, यहां बचा cos पाई cos 180, cos 180 कितना होता है -1, -1 माइनस माइनस 2 और वो माइनस इसके साथ बन गया +2, तो आई एवरेज आपके पास क्या आ गया 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट, ये होता है हाफ साइकिल में। आधी साइकिल के लिए आपको रखना है आई एवरेज होता है 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट, ठीक है। 2 अपॉन पाई को और सॉल्व कर लो, तो 2 अपॉन 3.14 आई नॉट सॉल्व कर लो, कितना आएगा 0.637 इंटू आई नॉट, ये आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए हो सकता है। परसेंटेज में आप निकालोगे तो 63.7% ऑफ आई नॉट, ये हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू होती है, मीन जो भी औसत मान है करंट का। कंप्लीट साइकिल के लिए कितना होता है 0, हाफ साइकिल के लिए कितना होता है 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट, नोट करो बेटा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। अच्छा ठीक है, आपने एवरेज निकाल लिया, अब हमें निकालना होगा आरएमएस वैल्यू। तो हाफ साइकिल के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, आई एवरेज 2 अपॉन पाई आई नॉट या 0.637 आई नॉट, ठीक है। एक चीज और देखो, ये शिखर मान इसका महत्तम मान आई नॉट है, इसका शिखर मान कितना महत्तम मान माइनस आई नॉट है, तो ऊपर वाली हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस की आ जाएगी, माइनस वाले के लिए क्या आ जाएगी माइनस की आ जाएगी, तो ऊपर वाले के लिए माइनस का 0.637, नीचे वाले के लिए ऊपर वाले के लिए प्लस का और नीचे वाले के लिए माइनस का। ये तो रही बेटा आपको हाफ साइकिल और फुल साइकिल की एवरेज वैल्यूज। अब हम लोग निकालेंगे वर्ग माध्य मूल मान, किसका प्रत्यावर्ती धारा का। तो अगर हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालते हैं तो लिख लेते हैं पहले वर्ग माध्य मूल मान, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। भाई रूट मीन मूल मान, वर्ग माध्य मूल रूट मीन स्क्वायर, इंग्लिश को उल्टा चलता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बोलोगे IRMS। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। रूट मतलब R मतलब मूल, M मतलब मीन मतलब माध्य, S मतलब स्क्वायर मतलब वर्ग। अच्छा ये होता क्या है, पहले इसकी मैकेनिज्म समझो। अगर हम इसकी मैकेनिज्म समझ रहे होंगे तो सपोज करो हमारे पास ये कई सारी एंड करंट्स हैं, अब किसी ने मुझसे कहा कि मुझे IRMS चाहिए, तो IRMS के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर एंड सो ऑन IN स्क्वायर। अब इसका मीन निकालूंगा, तो मीन निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, ये करूंगा माध्य मूल मतलब स्क्वायर रूट ले लूंगा, ये बनेगा हमारा IRMS। पहली बात तो कहानी समझ में आ गई, बिल्कुल प्रॉपर कहानी समझ में आ गई कि आरएमएस क्या होगा। आरएमएस मैं बोल रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, इसका मतलब होगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या वर्ग माध्य मूल मान, बार-बार ये नहीं बोलूंगा। तो आरएमएस मतलब अगर मैं बोलूंगा IRMS तो समझ जाओगे
प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमान मूलमान ये वैल्यू हमें डिसाइड करनी है। अच्छा, अब इसको हमें सॉल्व करना है बेटा, ये निकालना है। अच्छा, निकालना क्यों है? क्योंकि इंडिया में सबसे पहले ये बताओ कि हमें कितनी आवृत्ति मिलती है। अगर मैं आवृत्ति देखता हूं तो मुझे मिलती है 50 हर्ट्ज की। कितने वोल्टेज पे मिलती है? जिनको ना पता हो बेटा उसको नोट कर लेना। कितने वोल्टेज पे मिलती है? 220 वोल्ट पे मिलती है। तो ये बात तो आप याद कर लोगे। हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी आती है कितनी आती है? 50 हर्ट्ज की आती है, 50 हर्ट्ज की आती है। ठीक है। अच्छा, वोल्टेज कितना मिलता है? 220 वोल्ट मिलता है। तो पहले बात तो इन पे चलो थोड़ा सा फोकस करते हैं इसको सॉल्व करने से पहले। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में 50 साइकिल चलती है एसी। 1 सेकंड में 50 साइकिल। अब जरा मुझे ये बताओ कि एक साइकिल में एक एसी अपनी कितनी बार डायरेक्शन चेंज करती है? 2 बार। 1 2 बार डायरेक्शन चेंज करती है। तो अगर 1 सेकंड में एसी अपनी 2 बार डायरेक्शन चेंज करती है तो एक जो बल्ब अगर कोई जल रहा है, बल्ब सूर्य बल्ब 10 रुपए वाला पीला वाला अगर जल रहा है तो ये क्या होगा? 100 बार जलेगा और 100 बार बुझेगा। 100 बार क्या होगा? जलेगा और 100 बार बुझेगा। लेकिन दृष्टि दोष की वजह से, दृष्टि निर्बंधता की वजह से, डिफेक्ट की वजह से आंखों में इतनी जल्दी जल्दी बारी होता है। ये सब 1 सेकंड की बात है, 1 सेकंड की, कि ना तो हमें जलता हुआ दिखता है, मतलब बुझता हुआ हमें दिखता नहीं, प्रॉपर जलता जलता दिखता है। क्योंकि 1 सेकंड में कोई भी बल्ब 100 बार जल रहा होता है और 100 बार बुझ रहा होता है। सोचो, इतनी फ्रीक्वेंसी, इतने वोल्टेज। तो जो आपके पास जो करंट आती है ना घरों में कौन सी करंट आती है? प्रत्यावर्ती धारा आती है, अल्टरनेटिंग करंट आती है। ये सब अल्टरनेटिंग पे लगे हुए जितने एप्लायंसेस आते हैं, कोई भी डीसी पे नहीं लगा। अगर दिष्ट धारा पे एप्लायंस देखना है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, अगर दिष्ट धारा पे एप्लायंस देखना है तो कभी तुम निकलो रात में, सब्जी वाले मूंगफली वाले ठेली लगाए रहते हैं, एक बैटरी रखी होती है, बैटरी पे एक बल्ब लगा होता है। तो जो बैटरी से चिमटे वाली बल्ब जो लगा होता है वो क्या होता है? वो डायरेक्ट करंट होती है, प्रॉपर फुल लाइट देती है। ठीक है, वो प्रॉपर क्या होती है? फुल लाइट देती है। बाकी ये जितने भी करंट बैटरी ये सब लगे होते हैं वो सब हमारे एसी पे होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट पे होते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। आपको जो करंट घर पे मिलती है ना तो वो महत्तम मान मिलता है, ना वो शिखर मान मिलता है, ना एवरेज वैल्यू मिलती है। घरों पे आती है आरएमएस वैल्यू। हम जो करंट यूज करते हैं वो आरएमएस वैल्यू यूज करते हैं। इसी वजह से 220 वोल्टेज पे प्रत्यावर्ती धारा ज्यादा खतरनाक है दिष्ट धारा से। मीन अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा खतरनाक है डायरेक्ट करंट से। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट तो उतनी है, अब अल्टरनेटिंग करंट क्या? माइनस की वैल्यू से प्लस की वैल्यू तक पूरी घूमती है। तो एक क्वेश्चन आता है कि प्रत्यावर्ती धारा ज्यादा खतरनाक है या दिष्ट धारा? तो आप बताओगे प्रत्यावर्ती धारा ज्यादा खतरनाक है, अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस तक, मीन प्लस से माइनस तक ये पूरे में घूमती रहती है। इस वजह से अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, हमें तो खैर इसके डेरिवेशन से मतलब है। हो सकता है बेटा थोड़ा सा लाइटनिंग की प्रॉब्लम रही हो, अब लाइट आ गई होगी तो प्रॉपर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आईआरएमएस हम लोग बात करते हैं। आईआरएमएस क्या निकालना है आपको? स्क्वायर करके मीन करना है, फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है। बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आई स्क्वायर निकालते हैं। आई स्क्वायर क्या होगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो आई स्क्वायर क्या करेंगे? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वीडियो को लास्ट तक देखना, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। अब हमें आई स्क्वायर का मीन चाहिए। भाई आई आरएमएस को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई का स्क्वायर करो, मीन करो, स्क्वायर रूट ले लो। ये मीन है जिसको आप कहते हो माध्य, बार लगाते हो, 10 मिनट खूब लगाया है ना, और उसको हमने स्क्वायर रूट ले लिया है। तो इसका जब आप मीन निकालोगे तो पूरी साइकिल के निकलेगा 0 से t आई स्क्वायर dt अपॉन 0 से t dt। तो आई स्क्वायर का जब हम मीन निकाल रहे होंगे
तो वैल्यूज पुट करो 0 से t आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt अपॉन dt का t t से 0। ठीक, अच्छा अब आई स्क्वायर का मीन आप निकालो। आई नॉट स्क्वायर तो बाहर कर दिया, यहाँ t माइनस 0 बाहर हो जाएगा। इसको आप देखो साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट नहीं कर पाते, तो साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए cos 2 थीटा का पता लगाना पड़ता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये आएगा। इस वैल्यू को यहां पुट करो 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाय 2। ठीक है, और ये 2 देखो बाहर हो जाएगा, तो आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t इंटीग्रेट करता हूं मैं डायरेक्ट। 1 का इंटीग्रेशन तो 1 होगा, t होगा अपर लिमिट से लोअर लिमिट। cos 2 ओमेगा t का क्या होगा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा t से 0। इंटीग्रेट कर दिया, सीधा सीधा इंटीग्रेशन किया मैंने और कुछ नहीं किया। तो आई स्क्वायर का जो मीन होगा आपके पास आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा sin 2 ओमेगा t माइनस sin 0। पूरी इक्वेशन में वही बात, जहां जहां t दिखेगा वहां क्या लिखना है आपको 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई बाई ओमेगा जहां जहां t दिख रहा है हमने वहां लिख दिया। तो आई स्क्वायर का मीन क्या जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा sin 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, और sin 0 कितना होता है 0, ओमेगा से ओमेगा खत्म। ये दिखा आपको आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई अपॉन ओमेगा, ये दिखा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा। sin 4 पाई कितना होता है 360 इंटू 2, 360 में 0 होता है ना, और ये 0 था ही, तो ये टर्म आपके पास क्या होगी पूरी 0 हो गई। इतना ऊपर बेटा इसको नोट कर लिया होगा। तो हम लोग देखते हैं आई मीन हमारे पास कितना है, इधर का मिटा रहा हूं। तो अगर मैं आई मीन की बात करता हूं, मीन आई स्क्वायर का मीन हमें मिला आई नॉट स्क्वायर अपॉन ये ओमेगा ऊपर ले लो, ओमेगा अपॉन 4 पाई 2 पाई अपॉन ओमेगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। आई स्क्वायर का मीन आपको क्या मिल गया आई नॉट स्क्वायर बाई 2। ये आई स्क्वायर का मीन मिला। हमें क्या चाहिए आई आरएमएस। आई आरएमएस क्या होता है अंडर रूट आई स्क्वायर का मीन। तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो इसको हमने बोल दिया आई नॉट बाई रूट 2, ये मिल जाता है आई आरएमएस। तो आई आरएमएस आपको क्या मिल गया वर्ग माध्यमूल मान कितना मिला आई आरएमएस इक्वल आई नॉट बाई रूट 2। कहानी समझ में आ गई। अच्छा, अगर ये बात समझ में आई आपको तो इसको चाहो तो पॉइंट में निकाल लो। अगर पॉइंट में निकालता हूं तो आई आरएमएस क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू 1.414 इनटू आई नॉट, ये कितना होता है 0.707 आई नॉट, ये आ जाएगा आपके पास आई आरएमएस। ठीक, या आई आरएमएस आप कैलकुलेट करो तो 70.7% ऑफ आई नॉट, ये होता है आई आरएमएस की वैल्यू। सिमिलरली ई आरएमएस अगर कैलकुलेट कराएगा तो क्या बोलोगे ई नॉट बाई रूट 2। ठीक है, ई आरएमएस कैलकुलेट कराएगा और आई आरएमएस। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। करंट पढ़ लिया आपने, उसकी बेसिक डेफिनेशंस पढ़ ली, एवरेज वैल्यू निकाल ली, आरएमएस वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परिपथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।